फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। राजस्थान की राज्यपाल वो रह चुकी हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। पवार के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला हुआ है। शरद पवार के घर पर विपक्षी बैठक में यह फैसला हुआ है। और न सिर्फ राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं, बल्कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी मार्गरेट अल्वा रही हैं। इसके अलावा अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव रहने के साथ साथ बाकायदा 1974 से 2004 तक 5 पारियां बतौर लोकसभा सांसद वो खेल चुकी हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में 4 बार महत्वपूर्ण महकमों की राज्य मंत्री भी वो रही हैं। एक सांसद के रूप में उन्होंने महिला कल्याण के कई कानून पास कराने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा की है। महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों का ब्लूप्रिंट बनाने और उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कराए जाने की प्रक्रिया में भी उनका मूल्यवान योगदान रहा है। और अब उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ऐसा लगता है मानो राजस्थान के साथ अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनका कनेक्शन बैठता जा रहा है। राज्यपाल रही हैं राजस्थान की और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इनके नाम को लेकर जानना चाहेंगे, क्या विपक्ष आम सहमति के साथ ये फैसला हुआ है? बिल्कुल, आज विपक्ष की बैठक हुई और वहां पर ये फैसला लिया गया। और ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। आपको बता दें कि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार होंगी। 80 साल की अल्वा राजस्थान की रहने वाली हैं और वे गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। विपक्ष की ओर से उनका नाम ऐलान शरद पवार ने किया है। और अब विजेंद्र, ये समझा जा सकता है कि राजस्थान जो है, अक्सर ये देखा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात से थे और जब राष्ट्रपति अमित शाह गुजरात से थे, तो ये सवाल पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर उठा कि दोनों ही प्राइम व्यक्ति गुजरात से हैं। लेकिन फिर एक सही कॉम्बिनेशन में काम होना और उस समझ के साथ काम होना, उसके चलते उसको इग्नोर किया गया। और अब जब रह रहकर ये सवाल उठ रहा था कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में ही राजस्थान के व्यक्ति होना संभव नहीं, लेकिन एक बार फिर मोदी अमित शाह ने अपनी आदत के हिसाब से अपना वो जो मिथ है उसको तोड़ा भी और सरप्राइज एलिमेंट दिया भी। तीसरी बड़ी बात है कि अब जब विपक्ष ने भी जो नाम चुना है यहाँ पे, तो महिला है, क्योंकि ये था कि राष्ट्रपति महिला है तो उपराष्ट्रपति बीजेपी की तरफ से जब तमाम नाम थे। और अब मार्गरेट अल्वा जो है उनको यहाँ पर विपक्ष का उपराष्ट्रपति के लिए नाम जो है उनकी घोषणा हुई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल CISCE, और ये तमाम उनके जो अलग अलग तरीके से उन्होंने यहाँ पर अगर उनके बारे में समझे कि वो क्या क्या कर चुकी हैं, क्या क्या उनका पॉलिटिकल करियर, उनका बचपन से पढ़ाई का करियर, तमाम क्या कुछ रह चुका है, तो ये उनके बारे में काफी कुछ चीजें अब आने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष बार बार वॉकओवर नहीं देना चाहता सरकार को, और यही वजह है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए विपक्ष ने अपना एक चेहरा तैयार किया है। और दरअसल इससे होता क्या है कि उपराष्ट्रपति के लिए 391 सीट वो चाहिए होती है MP, जिससे कि आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। इसके पास 394 है, इसलिए बीजेपी के पास उपराष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रपति चुनाव की बात थी और यशवंत सिन्हा को उतारा था, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी में बदलाव था। तो अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसी तमाम चीजें देखी जाती हैं कि विपक्ष वॉकओवर नहीं देना चाहता, डिफिकल्ट बनाना चाहता है चुनाव, और यही वजह होती है कि विपक्ष अपना भी एक उम्मीदवार उतारता है। जी, लेकिन अदिति, जिस तरीके से आप ही बता रहे हैं, संख्या बल तो बीजेपी के पास है। ऐसे में क्या ये नहीं होना चाहिए था कि एक नाम पर रजामंदी हो जाती और इस चुनाव को टाला जा सकता था? अदिति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने राजस्थान में बतौर राज्यपाल महत्वपूर्ण फैसले लिए, महिला शिक्षा को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में कई नवाचार उनके दौर में हुए हैं। वो 5 बार सांसद रही हैं, 4 बार केंद्र सरकार में
महत्वपूर्ण महकमों की राज्य मंत्री रही हैं और उन्होंने महिला कल्याण के रूप में न सिर्फ कई कानून पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों का ब्लूप्रिंट भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। अगर बात की जाए तो 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक वो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, जबकि 12 मई 2012 से वो राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, मार्गरेट अल्वा के नाम को आगे करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, वो भी तब जब लगभग संख्या बल पूरे तरीके से जगदीप धनखड़ के पक्ष में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस नाम के जरिए कांग्रेस ने दक्षिण भारत का और खासतौर पर कर्नाटक का कार्ड खेला है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं, वहाँ चुनावी तैयारियां इस वक्त तेजी से चल रही हैं। तो कहा यही जा रहा है कि खड़गे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, रहे हैं, वो उन्होंने नाम सुझाया मल्लिकार्जुन खड़गे। और कांग्रेस क्योंकि 10 जनपद के बेहद नजदीक मानी जाती रही है मार्गरेट अल्वा, राजस्थान की वो राज्यपाल रही और अपने खास तौर से अपने राज्यपाल की भूमिका के तौर पर उन्होंने काफी महिला शिक्षा के प्रति, महिलाओं की जागरूकता, बालिका शिक्षा, पुरुषों के प्रति जो उन्होंने काम किया था वो काफी चर्चा में रहा था उस दौरान भी। और ये कहा जा सकता है कि एक सशक्त कार्यकाल उनका गवर्नर के तौर पर राजस्थान में रहा जी। एक पहचान रही उनकी अपनी अलग कांग्रेस के अंदर। स्वाधीनता सेनानी परिवार से वो ताल्लुक रखती है। एक नेहरू, इंदिरा गांधी की जो कहा जा सकता है पीढ़ी है, उस पीढ़ी से उनके परिवार के ताल्लुकात रहे। एक लंबा अतीत कांग्रेस के अंदर उनका रहा। सरल सौम्यता की वो प्रतीक रही। और कहा जा सकता है कि पूरा ये, क्योंकि आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ को लाकर राजस्थान के फोकस किया कांग्रेस पार्टी ने, एनडी ने खासतौर पर, और फोकस किया ओबीसी वोट बैंक पर, जाट कार्ड पर। तो वहीं अल्वा को आगे लाकर विपक्षी दल और कांग्रेस की यही कोशिश है कि जो कर्नाटक का अगला चुनाव है, इसी साल के अंत में वो चुनाव होने हैं जी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मार्गरेट अल्वा के नाम को आगे बढ़ाया गया। और ये कहा जा सकता है योगेंद्र की संख्या बल, जैसा आपने कहा कि संख्या बल में जगदीप धनखड़ काफी आगे हैं और आसान नहीं है मार्गरेट अल्वा की राह। ये जरूर है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने महिला को चुना था अपना उम्मीदवार, तो वहीं विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर महिला के नाम को चुना है। तो एक कहा जा सकता है कि जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी को के बीच में एक संदेश देने का काम करने की भी कोशिश हुई है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जो ईस्ट से आती है उनको राष्ट्रपति बनाया गया, एक तरफ मार्गरेट अल्वा जो साउथ से आती है उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, एक तरफ यशवंत सिन्हा जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं उनको राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी दल का उम्मीदवार बनाया गया, तो एक तरफ राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। तो एक चारों दिशाओं में एक संदेश देने का काम चाहे वो एनडीए ने किया हो, चाहे यूपीए और संयुक्त विपक्षी दल के गठबंधन ने किया हो, तो कौन जीतेगा बाजी कौन हारेगा, लेकिन ये जरूर है कि संख्या बल जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव पर जगदीप धनखड़ के पक्ष में है, तो राष्ट्रपति चुनाव में वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, कल राजस्थान की विधानसभा में वोटिंग होनी है। तो विजेंद्र देख सकते हैं ये अलग तरह के चुनाव इस वक्त नजर आ रहे हैं और हार जीत की संभावनाओं के बावजूद उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है चुनाव लड़ना जरूरी है। किसी भी तरह से वॉक ओवर देने के बजाय चुनावी समर में उतरना, चुनावी समर में उतर के संदेश देना जरूरी। योगेश, दोनों ही चुनावों में दरअसल बहुत ज्यादा उलटफेर दिखाई नहीं है। ये मानूं कि दोनों उम्मीदवारों को विपक्ष की तरफ से उतारकर ये कोशिश अंदर खाने की जा रही है, या 2024 से पहले इन चुनावों को मैं उस लिटमस टेस्ट की तरह देखूं जहां यह पता लग सके कि कितनी पार्टियां विपक्ष के तौर पर एकजुट हैं बीजेपी के खिलाफ? देखिए, एकजुटता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता भंग हुई जी। द्रौपदी मुर्मू के
चयन के बाद एनडीए को लाभ हुआ। कई ऐसे दल एनडीए के साथ आ चुके हैं जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं या विपक्ष की टोली में शुमार रहे हैं। उद्धव ठाकरे बड़ा चेहरा है। ठाकरे बड़ा नाम है और जेएमएम भी अभी तक कल पत्ते खोल देगा। जेएमएम भी, क्योंकि आदिवासी महिला के खिलाफ लगता नहीं है जेएमएम जाएगा। नवीन पटनायक पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। और भी कई ऐसे दल हैं जो लगता है कि उनके भी फैसले मुझे लगता है राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज्यादा अधिक संभावनाएं जाने की दिखाई देती है। तो ये बात सही है विजेंद्र आपकी, लेकिन ये जरूरी होता है राजनीति में कि आपको चुनाव लड़िए, भले हार हो जाए, लेकिन चुनाव लड़िए और चुनाव लड़कर आप संदेश देने का काम करिए। वो संदेश देने का काम या उम्मीदवार उतार कर किया है। और मार्ग्रेट अल्वा जो कि लगभग राजनीति से दूर हो चुकी थी, उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाकर एक मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास यहाँ पर किया गया है। ये कहा जा सकता है कि एक संदेश जो है वो देने की कोशिश विपक्ष की रही होगी, बजाय हार या जीत की संभावनाओं के। अच्छा योगेश, इसे हम समझौते के फॉर्मूले के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा टीएमसी से आते हैं जबकि मार्ग्रेट अल्वा कांग्रेस से आती हैं, कि राष्ट्रपति में आप अपना उम्मीदवार उतारिए तो उपराष्ट्रपति के लिए हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए ये बात सही है, क्योंकि टीएमसी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी कही जा सकती है, लेकिन पहली लार्जेस्ट पार्टी विपक्ष होने में कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो कि गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो अब यहाँ कार्ड खेला गया, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मार्ग्रेट अल्वा को लाया गया। और जैसे मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस संयुक्त विपक्षी दल गठबंधन के वो नेता है, खुद कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि नाम सुझाया, और क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अल्वा को आगे लाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती। अल्वा और उनका परिवार भले ही मुख्य धारा की राजनीति में कर्नाटक में आप सक्रिय नहीं हो, लेकिन उनके परिवार का अपना एक अतीत तो गौरवशाली इतिहास रहा है और एक बड़े वर्ग के बीच में उनके परिवार को एक सम्मान और गौरव हासिल रहा है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत और खासतौर से कर्नाटक का ये कार्ड विपक्ष ने खेला है। योगेश, क्योंकि मार्ग्रेट अल्वा की हम बात करें, उनको सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जाना जाता है, और उसकी कीमत भी उन्होंने उस दौर में उठाई थी जब 2008 के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद हो या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मिजोरम राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पद से मुक्त होना हो, ये सब खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। क्या माने कि अब ये दूर की बातें हो चुकी हैं, इतिहास की बातें हो चुकी है, कांग्रेस भूल चुकी है, नए सिरे से उन्हें एक बार फिर से पार्टी के साथ सक्रिय करना चाहती है? देखिए राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि जिस ग्रुप ने आवाज उठाई थी बुलंद तौर पर कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की आवाज गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में बुलंद हुई थी, आज वो पार्टी के हिस्सा है, पार्टी की रणनीति में शुमार है। और चिंतन की शिविर के बाद से काफी चीजें कांग्रेस के अंदर बदली है। उदयपुर के बाद जो रोड मैप बना है, और यहाँ पर मार्ग्रेट अल्वा ने जो बात कही थी वो भी इसीलिए कही थी कि वो उस वक्त लाजमी था उनका कहना। और जब बात आंतरिक लोकतंत्र की होती है किसी भी दल के अंदर, तो उस दौरान अगर बड़ा नेता बोलता है तो हो सकता है कि विरोधी उनके नुकसान करने पर आमादा हो जाते हैं, तो वही नुकसान उनको उठाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपनी बात कही थी और अब आज परिस्थितियां फिर बदली हैं, और आज मार्ग्रेट अल्वा को उम्मीदवार बनाने के पीछे का मकसद यही है कि एक मैसेज दिया जाना दक्षिण भारत की सियासत के अंदर। योगेश, राजस्थान और उत्तराखंड, यहां से मार्ग्रेट अल्वा को प्लस क्या मिल सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 से 12 तक वो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं और 12 से आगे वो राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। क्या यहां से उन्हें कुछ बेनिफिट हो सकता है दोनों स्टेट से? देखिए मुझे लगता नहीं है कि उनको बेनिफिट होगा। और राजस्थान से तो लोकसभा में कोई सांसद है नहीं, राज्यसभा के जो सांसद हैं उसमें जरूर मार्ग्रेट अल्वा को मत मिलेंगे। अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद के चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटें जीती थी, नीरज गांधी पहले से ही राज्यसभा के सांसद। राजस्थान से उनको जो कांग्रेस पार्टी के मत हैं वो प्राप्त होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है यहाँ पर लोकसभा में के अंदर भी, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनको कोई मत प्राप्त होंगे। उत्तराखंड में भी ज्यादा संख्या बल
नजर नहीं आ रहा है। वहाँ भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जी। तो कोई बहुत ज्यादा लाभ इन दोनों दलों से होता नजर नहीं आता दिखता, क्योंकि दोनों ही राज्यों में सीमित संख्या में कांग्रेस के सांसद हैं। जी योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का दक्षिण भारत कार्ड और इसके तहत मार्ग्रेट अल्वा को मैदान में उतारा गया है।